Hello everyone, how are you? Good morning. Welcome to SVGMS Jalnapatan online classes. Today I am going to take chapter number 7 Diversity in Living Organism and it is our part number 8 of this chapter. इससे पहले हम 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे क्लास 9 का चैप्टर है ये। और इस पार्ट में पार्ट नंबर 8 में हम प्लांट किंगडम का अपना जो 5th डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसको स्टडी करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने कौन कौन से डिवीजन पढ़ लिए हैं प्लांट किंगडम में, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले था हमारा थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा डिवीजन हमने पढ़ा। बिल्कुल उसमें अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडीज होती हैं, गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है थैलोफाइटा में और ब्रायोफाइटा दोनों में। और इनमें प्लांट बॉडी कैसी होती है, बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड होती है। टेरिडोफाइटा में प्लांट बॉडी थोड़ी डिफरेंशिएटेड होती है, रूट, स्टेम और लीव्स में, लेकिन इसके अंदर सीड वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा में सीड वगैरह नहीं बनते हैं, ओनली स्पोर के माध्यम से इसमें रीजनरेशन या रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। देन जिम्नोस्पर्मी पढ़ा हमने। जिम्नो का अर्थ होता है नेक्ड और स्पर्मी का मतलब होता है सीड, यानी कि नेक्ड सीड बियर करने वाले प्लांट्स इसमें आते हैं, जिम्नोस्पर्मी में आते हैं। और इसमें हमने साइकस, गिंको, पाइनस, कई प्लांट्स में पढ़े और इसमें देखा हमने कि प्लांट जो होता है वो हमारे नारियल या खजूर का जो पेड़ होता है इस टाइप का होता है, और उस पर 2 तरह के कॉन बनते हैं, मेल कॉन एंड फीमेल कॉन, और उन पर रिप्रोडक्शन होता है। देन हमारा जो नेक्स्ट डिवीजन है दैट इज एंजियोस्पर्मी, ठीक है, एंड इट इज द 5th डिवीजन। ये हमारा लास्ट प्लांट किंगडम का लास्ट डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। इसमें हम 2 क्लासेज स्टडी करेंगे। एक होती है मोनोकोटिलेडोन, मोनोकोटिलेडोनी, और दूसरी होती है डाइकोटिलेडोनी। मोनोकोटिलेडोनी एंड डाइकोटिलेडोनी, 2 इसमें हम क्लासेस इसमें स्टडी करेंगे आज, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा डिवीजन एंजियोस्पर्मी है, तो इसका नाम एंजियोस्पर्मी क्यों है। इससे पहले हमने जो डिवीजन पढ़ा था जिम्नोस्पर्मी, इसमें हमने इसका अर्थ देखा था, जिम्नो का अर्थ होता है नेक्ड, इसमें जिम्नो का अर्थ क्या होता है नेक्ड, और स्पर्मी का मतलब क्या होता है सीड। जिनमें नेक्ड सीड थे वे जिम्नोस्पर्म कहलाए। तो एंजियोस्पर्मी में क्या होगा, सीड होंगे लेकिन वे कवर्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्मी में आपके जो एंजियोस्पर्मी है इसमें 2 वर्ड होते हैं। पहला वर्ड है आपके एंजियोन, एंजियोन, एंजियोन का अर्थ होता है कवर, ठीक है, जिसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक कवर पाया जाता है या एक केस पाया जाता है, केस, कवर या केस, आवरण पाया जाता है। और दूसरा क्या होता है स्पर्म, स्पर्मा, ठीक है। तो स्पर्मा का अर्थ क्या होता है सीड। तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड में एक आवरण पाया जाता है, केस पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्मी कहते हैं, मोटे मोटे शब्दों में। यानी कि इनका क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो इनके जो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके डायरेक्ट ये पूछा जाता है, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्मी, या आप एंजियोस्पर्मी में किस तरह के प्लांट को रखते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बताइए, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टर यहाँ पर क्या होगा, एंजियोस्पर्मी का सबसे मेन कैरेक्टर होगा प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड। अभी हम इनको मिटा देते हैं इधर, ठीक है, इसको हम अभी दोबारा लिखेंगे। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको इधर, ठीक है। अभी सबको मिटा देते हैं।
ताकि हम कैरेक्टर्स को अच्छे से लिख सकें। तो फर्स्ट कैरेक्टर, प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट बॉडी जो होती है वह बहुत अच्छे से रूट में, स्टेम में और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है। मतलब जो मेन पार्ट होते हैं प्लांट के वे उनमें अच्छे से विभेदित होते हैं, हम उनको अच्छे से पहचान सकते हैं। ओके, देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? दे बियर सीड विद कवरिंग। एंजियोस्पर्मी का मतलब अभी हमने देखा क्या होता है, सीड विद कैश और सीड विद अ कवर। तो यहाँ पर कवर के रूप में फ्रूट होता है सीड के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे दे बियर सीड विद कवर। क्या पाया जाता है इनमें? सीड के ऊपर एक कवर पाया जाता है। किसके रूप में? इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। ठीक है, जो फ्रूट होता है एक्चुअली वो क्या होता है? फ्रूट इज द कवर ऑफ सीड। तो इनमें सीड के ऊपर जो कवर होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। और ये फ्रूट कैसे डेवलप होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये इनकी एक मेन प्रॉपर्टी हो गई कि इनमें क्या पाया जाता है? एक सीड पाया जाता है और उस पर कवरिंग भी होती है। देन थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? दे बियर फ्लावर। इनमें क्या पाए जाते हैं? दे बियर फ्लावर या दे प्रोड्यूस फ्लावर एज रिप्रोडक्टिव शूट। आपसे कोई यूं कह दे, कोई पौधा है उसमें फ्लावर लग रहा है, फ्लावर दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से, तो आपसे कोई कह दे कि बताओ ये फ्लावर क्या है? व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर की डेफिनेशन क्या है? किस तरह से आप उसको डिफाइन करेंगे? पौधों में फ्लावर क्यों आते हैं? तो फ्लावर एक्चुअली दे आर रिप्रोडक्टिव शूट। फ्लावर क्या होते हैं? किसी भी पौधे के, किसी भी प्लांट के दे आर रिप्रोडक्टिव शूट, मतलब वे प्रजनन की एक इकाई होते हैं। क्योंकि फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कस किया है। फ्लावर के अंदर आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। प्लांट्स के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपके स्टामेन आता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कार्पेल आता है। स्टामेन के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, यानी कि मेल स्पोर्स उसके अंदर बनते हैं, जिनके अंदर मेल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं या मेल गमीट होते हैं। और आपकी जो कार्पेल होती है उसके अंदर फीमेल गमीट या एग सेल पाई जाती है। दोनों का फ्यूजन होता है, जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर वह सीड के अंदर एनक्लोज हो जाता है और सीड एक फ्रूट के अंदर एनक्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उनमें रिप्रोडक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो फ्लावर का बनना भी क्या है? उनकी एक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है और मेन कैरेक्टर में हम इसको रखते हैं। इससे पहले हमने जितने भी डिविजन्स पढ़े हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, चारों के अंदर फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है। इसी कारण से हम एंजियोस्पर्मी में जो प्लांट्स आते हैं इनको फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, कई जगह हम इसको पढ़ेंगे, किताबों में लिखा होता है, बुक्स में, दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? दे आर एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म। ओके, देन इनकी नेक्स्ट जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आएंगे। फ्लावर्स के अंदर क्या पाया जाता है? फ्लावर्स आगे हम कैरेक्टर में लिख लेंगे। भाई फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव शूट है, ये तो हमें पता है। इसके आगे हम लिखेंगे फ्लावर बियर। हम बार बार बियर बियर लिख रहे हैं तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं लैंग्वेज को। फ्लावर हैव स्टामेन एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
and carpel as female reproductive ऑर्गन। तो स्टामेन और कार्पेल क्या होते हैं ये हमने पहले कई बार स्टडी किया है, एक बार और आप देख लें। हमारा जो फ्लावर होता है उसका टिपिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। नीचे जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं थैलेमस, जिसके ऊपर ओवरी होती है, ओवेरी, ठीक है। ओवरी के ऊपर आपके स्टाइल होता है, स्टाइल के ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर क्या होता है, स्टिग्मा। तो ये जो पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलकर आपके कार्पेल बनाती हैं। क्या कहते हैं इनको, कार्पेल, ठीक है। कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, कार्पेल बनाती हैं। ये जो थैलेमस है या ओवरी है, इसी के बेस से क्या जर्मिनेट होते हैं, स्टामेन्स जर्मिनेट होते हैं। आपने इस तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है आपके स्टामेन्स। स्टामेन के भी दो भाग होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट, और इसको हम बोलेंगे एंथर, ठीक है। एंथर और फिलामेंट, एंथर के अंदर पोलन सैक होते हैं, ठीक है। ये दोनों पार्ट मिलके क्या कहलाते हैं, आपके स्टामेन कहलाते हैं, ठीक है। स्टामेन के दो पार्ट हो गए, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर क्या भरा होता है, पोलन ग्रैन्स भरे होते हैं, पोलन ग्रैन्स। और ये पोलन ग्रैन्स क्या है, एक्चुअली दे आर मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। पोलन ग्रैन्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, जो एंथर से निकलकर कहाँ पहुंचते हैं, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, या तो स्वयं के पौधे पर स्थित फ्लावर पर या किसी और पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। लेकिन वे सेम स्पीसीज के, सेम प्रजाति के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पोलन ग्रेन किसी भी प्रकार की प्रजाति के फ्लावर पर जाकर रिप्रोडक्शन करेगा, ऐसा नहीं है, सेम प्रजाति के होने चाहिए। आपकी ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये और ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, एग सेल होती है। इन ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाएगा, एग सेल, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा मिटा के दोबारा लिखूंगा। ये वाले स्ट्रक्चर क्या कहलाए आपके, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग सेल होती है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो ये जो पोलन ग्रेन है धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे पोलन ट्यूब बनती है, उसके माध्यम से ओव्यूल में पहुंचता है, और किससे मिलता है, एग सेल से मिलता है, वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होना शुरू करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है बाकी के, ठीक है, इसके स्टामेन के आसपास क्या पाए जाते हैं, कलरफुल ब्यूटीफुल पंखुड़ियाँ होती है, ठीक है। ये सब पार्ट क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। आपका ये वाला पार्ट हट जाएगा, ठीक है। ये स्टामेन वगैरह, पेटल्स वगैरह सब क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं। सिर्फ क्या पार्ट बचता है, ये ओवरी, ओवरी पार्ट बच जाता है, और उसके अंदर जो ओव्यूल है, फर्टिलाइज एग इसके अंदर होता है, ये पार्ट बच जाता है, एंड इट डेवलप इनटू फ्रूट, ठीक है। ये किस में डेवलप हो जाता है, फ्रूट में डेवलप हो जाता है। और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो दो चीजें आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखें, नीचे का नहीं दिख रहा है, देखो, दो चीजें बिल्कुल ध्यान रखें कि
आपका जो फ्रूट है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा सीड के ऊपर कवरिंग पाई जाती है और वह क्या होता है, फ्रूट होता है। तो फ्रूट कैसे बनता है? फ्रूट जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं अमरूद का, गुआवा, उसमें आप देखते हैं ऊपर फ्लैशी कवरिंग होती है और अंदर सीड होते हैं। आम का एग्जांपल ले सकते हैं, ऊपर एक फ्लैशी कवरिंग होती है और अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो उसी तरह से ये एक्चुअली फ्रूट होता क्या है? तो फ्रूट एक्चुअली क्या है? इट इज द राइपेंड ओवरी। जो एक छोटी सी ओवरी होती है वह धीरे धीरे एनलार्ज होती है, बड़ी होती है और एक फ्रूट का आकार ग्रहण कर लेती है, ठीक है। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं, जिनके अंदर एक फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, निषेचित अंडा होता है, वह किसमें बदल जाता है? ओव्यूल सीड के अंदर बदल जाता है, ठीक है। तो ये फ्रूट और बीज कैसे बनता है, उसके ऊपर कवरिंग कैसे आती है, ये सब रहस्य जो है ये किसमें छुपा हुआ है? फ्लावर के स्ट्रक्चर में और इसके रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वे तो स्टामेन होते हैं, जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव कार्पेल होता है, जिसके अंदर ओवरी होती है, जिसमें ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल के अंदर एग सेल होती है, ठीक है। देन इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इस पॉइंट को भी हम यहां पर लिख लेते हैं 5वें पॉइंट के रूप में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तक मैंने आपको अच्छे से समझाया है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ovary converted into fruit, ovary converted into fruit, इसको मिटा देते हैं हम। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड द ओव्यूल converted into seed। ओवरी तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल है वह सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 3 चीजें आपको बहुत क्लियरली हमेशा ध्यान रखनी है। आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है, जिनके बारे में बहुत कम लोग, बहुत कम बच्चे जानते हैं, ठीक है। आपकी लेवल के 10th 12th लेवल तक के बच्चों से भी आप पूछेंगे तो भी शायद इसका जवाब न दे पाए। तो आप इसका बिल्कुल एकदम फिक्स तरीके से इसका आंसर याद रखें। फ्लावर क्या है, ठीक है, सीड क्या है और फ्रूट क्या है, फ्रूट कैसे बनता है, ये 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। आपके जो हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, नीट वगैरह के, NTSC, STSC और भी बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, RPSC वगैरह, तो उन सब में ऐसी चीजें हमेशा जनरली पूछ ली जाती हैं। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव शूट, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ एनी प्लांट, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव शूट। ओके, देन यहाँ तक दिख रहा है। ओके, देन सीड, सीड क्या है? सीड इज फर्टिलाइज्ड, या आप भी कह सकते हैं कि फर्टिलाइज एग होगा वह भी ओव्यूल के अंदर होगा। तो सीड इज ओव्यूल, सीड इज एक्चुअली ओव्यूल ऑफ फ्लावर। एंड व्हाट इज फ्रूट? तो फ्रूट क्या होता है आपके? फ्रूट होती है राइपेंड ओवरी। राइपेंड क्यों कहा हमने? क्योंकि जब फ्लावर में ओवरी होती है तो छोटी सी होती है, फिर उसके अंदर मैच्योरिटी आती है और राइप होती है, पकती है। फल भी पकते हैं, ठीक है, कच्चा फल तो हम खाते नहीं है, पका हुआ खाते हैं। तो जो फ्रूट है, जो एक्चुअल फल है पका हुआ, वह क्या है? राइपेंड ओवरी, जो किसके ऊपर पाई जाती है? ओव्यूल के ऊपर पाई जाती है, वही किसमें बदल जाती है? फ्रूट में बदल जाती है। तो इन चीज़ों को आप नोट करके रखें, अच्छे से लर्न करके रखें। ओके, तो यहाँ पर ये मेन 5 पॉइंट हमने लिख लिए हैं, एग्जाम में आता है। आप 5 पॉइंट लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स इनमें मिलने की संभावना होती है, ठीक है। देन इसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि ये जो
ओवरी है वह फ्रूट में कन्वर्ट होती है, जो ओव्यूल है वह सीड में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पर दो संभावनाएं होती हैं। सीड हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं। आपने कभी सीड्स को खोल के देखा हो? यदि नहीं देखा हो तो आप कुछ एक्टिविटीज में कर सकते हैं। 2-5 तरह के आप बीजों को लें, जैसे आपके गेहूं का बीज है, मक्का है, ठीक है, चना है, सोयाबीन है, और भी कोई दाल वगैरह जो आपके आसपास मिलती हैं, वे सब आप ले सकते हैं। उनको पूरी रात पानी में आप भिगो के रखें, या 2-4 घंटे भी भिगो लेंगे तो काम हो जाएगा। फिर आप उनकी जो ऊपर की कवरिंग होती है उसको हटाकर उनको खोलने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपके जो चना होता है या कोई भी दाल होती है, मटर होता है, मटर को गलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मटर के बीज होते हैं जो सब्जी में हम डालते हैं, उनको आप खोल के देखें तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा? 2 कोटिलेडॉन्स दिखाई देंगे, ठीक है। क्या दिखाई देंगे? सीड के अंदर आपको 2 कोटिलेडॉन्स दिखाई देंगे इस तरह से। लेकिन क्या आपके जो गेहूं वगैरह होते हैं, मक्का होती है, क्या वे भी आपके इस तरह से 2 कोटिलेडॉन में डिवाइड हो सकती है? डायग्राम अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। देखो बीच में एम्ब्रियो होता है और आसपास क्या होते हैं? 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं। फिर भी एक बड़ा एक छोटा बन रहा है। गुड एनफ नाउ। तो इसमें क्या होते हैं? 2 कोटिलेडॉन होते हैं। किस किस में होते हैं? ये ग्राम में होते हैं, चने में होते हैं, पी मटर होते हैं, और मटर जैसे और भी जो भी फलियां होती हैं, सोयाबीन होती है ना, और जितने भी पल्सेज दालें हैं, उन सब में क्या होते हैं? 2 कोटिलेडॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन आपके जो गेहूं है, व्हीट, मेज, मक्का और भी दूसरे फ्लावर्स या प्लांट्स होते हैं जिनमें 2 कोटिलेडॉन नहीं होते हैं, ठीक है। उनमें एक सिंगल कोटिलेडॉन होता है और उन्हीं के अंदर क्या होता है? आपके एम्ब्रियो होता है, ठीक है। यहाँ पर एम्ब्रियो ये है बीच में, ठीक है। और ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये वे स्ट्रक्चर हैं जिनके कारण प्लांट क्या होता है? नया जन्म लेता है। ये एम्ब्रियो है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर एम्ब्रियो होता है और ये ऊपर क्या होता है? कोटिलेडॉन होता है, ठीक है। ये ऊपर क्या होगा? कोटिलेडॉन। और यहाँ पर कितने कोटिलेडॉन है? 2 कोटिलेडॉन। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है, व्हाट आर कोटिलेडॉन्स? कोटिलेडॉन्स को हम जनरली ग्रीन लीव्स भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन लीव्स या सीड लीव्स। जनरली ये सीड में ही पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं? सीड लीव्स। सीड की पंखुड़ियां, सीड की पत्तियां। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी जब बरसात का मौसम होता है, बहुत सारे बीज वगैरह ऐसे बिखरे होते हैं मिट्टी में, जमीन में, तो वे उगना शुरू कर देते हैं, है ना। तो आप देखना कि सबसे पहले उनके जो बीज के साथ जो कोटिलेडॉन्स होते हैं वे ऊपर निकलते हैं और ग्रीन कलर में बदल जाते हैं, यानी वे फोटोसिंथेसिस का कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए हम इनको सीड लीव्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोटिलेडॉन का क्या कार्य होता है? कोटिलेडॉन जो होते हैं हमारे, दे स्टोर फूड। कोटिलेडॉन क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड। इनके अंदर फूड स्टोर होके रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एम्ब्रियो। बीच में क्या है? ये दिस स्ट्रक्चर इज एम्ब्रियो। जैसे आपने देखा है एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल गमीट्स मिलते हैं, स्पर्म और ओवम मिलते हैं, और एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। लेकिन उससे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है, जो मदर की वॉम्ब में, उसकी कॉक में होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। उसी तरह से एक छोटा सा मिनिएचर प्लांट का मिनिएचर कहाँ होता है?
सीड के अंदर होता है, जिससे नया प्लांट उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रियो का अर्थ होता है भ्रूण। तो ये भ्रूण होता है जिससे नया प्लांट डेवलप होता है। तो इसके पोषण के लिए भाई इसको डेवलप होना है, बड़े प्लांट में कन्वर्ट होना है, उगना है, तो इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? फूड की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा ये क्या होगा? डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसके लिए फूड का स्टोरेज कौन करके रखता है? कोटिलेडोन्स। ठीक है, डाइकोटिलेडोनी में 2 कोटिलेडोन होते हैं और मोनोकोटिलेडोनी में 1 कोटिलेडोन होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कुछ प्लांट्स में 2 कोटिलेडोन होते हैं और कुछ प्लांट्स में 1 कोटिलेडोन होता है। तो इसी आधार पर हमने जो हमारे एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स है इनको 2 में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लें पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हम 2 जो पढ़ेंगे यहाँ पर क्लासेस, किसकी क्लास पढ़ने वाले हम आगे? जिम्नोस्पर्मी को 2 क्लासेज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडोन्स सीड। तो अभी आप ये डायग्राम ना बनाएं, डायग्राम इसके बाद बनाएंगे अभी नीचे। ठीक है, हर डिवीजन को किसी न किसी मेन बेसिस आधार पर डिवीजन को क्लासेज में बांटा जाता है। तो वे क्लासेज यहाँ पर क्या हैं? ठीक है, या उनका डिवाइड करने का आधार क्या है? तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं पहले। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ cotyledons present in seed flowering plants are divided into 2 classes। फ्लावरिंग प्लांट्स को हमने क्या किया, या एंजियोस्पर्मी डिवीजन को हमने 2 क्लासेज में डिवाइड किया। फर्स्ट क्लास इज मोनोकोटिलेडोनी एंड सेकंड क्लास इज डाइकोटिलेडोनी। ठीक है, डी को दोबारा लिख देते हैं, डाइकोटिलेडोनी। ओके, मोनोकोटिलेडोनी में जो प्लांट्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? मोनोकॉट्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसे सिंपली लिखा होता है मोनोकॉट्स। तो मोनोकॉट्स का मतलब क्या है? ये मोनोकोटिलेडोनी क्लास के सदस्य हैं। ठीक है, प्लांट्स हैं। और डाइकोट्स का मतलब क्या होता है? दे आर मेंबर ऑफ डाइकोटिलेडोनी। ठीक है, डाइकोट्स मतलब दे आर मेंबर ऑफ डाइकोटिलेडोनी क्लास। 2 क्लासेज है, क्लास 1 इज मोनोकोटिलेडोनी एंड अदर इज डाइकोटिलेडोनी। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है। मोनोकोटिलेडोनी में कितने कोटिलेडोन होंगे? 1 कोटिलेडोन। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं फर्स्ट एंड इट इज सेकंड। अब इनमें क्या होता है? अक्सर डिफरेंस पूछ लिया जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलेडोनी एंड डाइकोटिलेडोनी? तो इनको हम डिफरेंस के रूप में लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाएंगे। यदि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना, और डिफरेंस पूछे तो इस तरह से डिफरेंस भी लिख देना। एक तीर से 2 शिकार। ठीक, पहला शिकार मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? मोनोकोटिलेडोनी का दे कंटेन या दे बियर कंटेन भी ठीक है, दे कंटेन ओनली 1 कोटिलेडोन इन देयर सीड्स। इनके सीड्स में कितने कोटिलेडोन होंगे? सिर्फ 1 कोटिलेडोन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? दे कंटेन
टू कोटिलेडॉन्स इन देयर सीड। इनके बीजों में 2 कोटिलेडॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। दे कंटेन ओनली 1 कोटिलेडॉन, दे कंटेन 2 कोटिलेडॉन्स इन देयर सीड्स। ठीक है, पहला सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। तो क्या यही एक डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं होता है क्या इनमें, मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में? देखो, हमने जो भी डिविजन पढ़े हैं वे किसके आधार पर पढ़े हैं बताइए आप? वे हमने इवोल्यूशन के आधार पे पढ़े हैं। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता गया, नए नए प्रकार के मोबाइल आते गए, उनमें नई नई एप्स आती गई, नए नए फीचर्स आते गए, उसी तरह से प्लांट्स में भी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि कौन सा प्लांट पहले आया होगा। तो यहाँ पर जो हमने पहले लिखा है मोनोकोटिलेडोनी, ये प्लांट पहले आए जिनके अंदर 1 कोटिलेडोन था। उनके बाद दूसरे प्लांट आए जिनमें 2 कोटिलेडोन्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं, दे आर प्रिमिटिव प्लांट एंड दे आर एडवांस प्लांट, मोर एडवांस प्लांट। तो ये जो मोनोकोटिलेडोन्स थे, इनकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, उनमें भी डिफरेंस होता है। रूट्स क्लास 6 में, क्लास 7 में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स। 2 तरह की रूट होती है। एक को तो हम बोलते हैं टैप रूट, जैसे ये कोई स्टेम है, ठीक है, तो ये उसकी रूट है। एक मेन रूट होती है और उससे कुछ छोटी सेकेंडरी रूट्स निकली हुई होती हैं। ठीक है, और एक रूट ऐसी होती है जिसमें रूट डिफाइन नहीं होती है, मतलब वह छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, कोई एक मेन ब्रांच या मेन रूट नहीं होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड रूट। हिंदी में भी पढ़ा होगा आपने, मूसला जड़ और झकड़ा जड़ पढ़ा है कभी? मूसला जड़ और झकड़ा जड़ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। इसको हम ब्रांच या रेशेदार, ठीक है, इसको हम रेशेदार जड़ भी कहते हैं। तो ये तो हिंदी वाली बात हो गई, आपको समझ में आ ही रहा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैप रूट, टैप, सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, TAP, टैप नहीं टैप, TAP, टैप रूट। इसको क्या बोलते हैं, टैप रूट, एंड इट इज ब्रांच्ड रूट या रेशेदार बोला, इसलिए हम इसको फाइब्रस रूट भी कहते हैं, फाइब्रस। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो आप इसको नोट करें। डिफरेंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, विच इज टैप रूट। टैप रूट किस में होगी, तो टैप रूट आपके डाइकोटिलेडोनी में होगी और मोनोकोट में फाइब्रस रूट होगी। दे possess फाइब्रस रूट, इनके अंदर फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं। ओके, और इनके अंदर, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है, दे शो या दे हैव टैप रूट। इनके अंदर कौन सी रूट होती है, टैप रूट होती है, मूसला जड़ होती है, एक मेन रूट होती है, और उससे हो सकता है कि दूसरी ब्रांचेस निकली हुई हों, लेकिन एक मेन रूट जरूर होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। मेन रूट होती है एक, जो काफी मजबूत होती है और वह सभी दूसरी रूट्स को सहारा प्रदान करती है, ये होती है प्राइमरी रूट। ठीक है, 1 के आगे इस तरह से नोट लगा देते हैं, तो इसे क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी। और इससे जो दूसरी रूट्स निकली होती हैं, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। ये 2 नॉट मतलब सेकेंडरी रूट्स, 1 नॉट मतलब प्राइमरी रूट एंड दीज आर सेकेंडरी रूट। लेकिन इनमें प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता है, दे ऑल आर सेम। ओके, तो आप इनकी जड़ों को भी देख सकते हैं, आपके जो गेहूं होते हैं, मक्का होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मोनोकोट्स की, लाइक दूब ग्रास, घास होती है आपकी दूब, बिल्कुल पतली पतली पत्तियां होती हैं उसकी, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, राइस, चावल, चावल का पौधा आप देख सकते हैं, वीट, मेज, राइस, ये सब किसमें आते हैं, मोनोकोट्स में आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल और नेक्स्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोटिलेडोनी। मोनोकोटिलेडोन्स में जो
पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनकी लीव्स में भी डिफरेंस होता है। डायकोट की और मोनोकोट की लीव्स में भी डिफरेंस होता है। किस तरह से होता है देखो, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, इसको हम मिटा देते हैं। लीव्स के अंदर क्या होता है, एक विनेशन होता है। जैसे आपकी एक सिंपल लीव होती है, जैसे आप देख लो पीपल की पत्ती होती है ना, ये उसका एक लंबा पिटियोल होता है और उसके अंदर क्या होती है, इस तरह की एक मिड रीव होती है। बीच में जो मोटी वेन दिखाई देती है इसको क्या बोलते हैं, मिड रीव। और जो एक चौड़ा फैला हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं लेमिना, लीफ लेमिना। क्या है ये, लीफ लेमिना। ओके, अब ये जो मिड रीव है इससे आप इसके अंदर और दूसरी सेकेंडरी वेन्स को अंदर जाते हुए देख सकते हैं, ये आपको दिखाई देती है लीफ के अंदर, ठीक है। तो दीज आर वेन्स, क्या है ये, वेन्स, ठीक है। क्या है ये, वेन्स। वेन्स के अंदर क्या है, वस्कुलर बंडल है, फ्लोएम है, जाइलम है, और वे वहां पर क्या करते हैं, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक टर्म यूज करने वाला हूं जिसको हम कहते हैं विनेशन। क्या कहेंगे, विनेशन। व्हाट इज विनेशन? विनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इनसाइड द लीव्स। आपके दो प्रकार के पौधे हैं, मोनोकोटिलेडोनी और डाइकोटिलेडोनी। मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स, दोनों में अलग अलग प्रकार के वेन्स का अरेंजमेंट होता है। हमारे जो पेड़ ये होती है, कौन सी लीव्स, मोनोकॉट की लीव, उनमें थोड़ा अलग प्रकार का विनेशन देखने को मिलता है। आपने कभी केले का पत्ता देखा हो, बनाना देखा, ऐसे चौड़ी चौड़ी उसकी पत्तियां होती हैं, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल मैंने फ्लैट कर दिया, थोड़ा इसको घुमा देते हैं। ऐसी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती है उसकी, है ना, और उसकी जो लीव्स होती हैं वो आपको इस तरह से दिखाई देती है, वेन्स। यानी कि आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल इनको नाम भी दे सकते हैं। आप क्या नाम देंगे बताइए? आप जब भी लीव्स को देखें, बनाना की लीव्स को या किसी भी प्लांट की लीव को, तो इस चीज पर जरूर ध्यान दें कि उसके अंदर विनेशन कैसा है। जरूरी नहीं है कि आप सीड को देखकर ही पहचानें कि वह मोनोकॉट है या डाइकोट है। आप उसकी पत्तियों को देखकर भी पहचान सकते हैं। यदि वेन्स का अरेंजमेंट इस तरह से है, जिसे हम कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। क्या कहेंगे? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है जालिका रूपी या जालिका व्रत विन्यास। आप तो सिंपली समझ लें, जालिका रूपी, जाल के जैसा एक जाल होता है, वेब, मकड़ी का जाल, उसके जैसे इसमें क्या होती है, वेन्स फैली हुई होती हैं। कुछ प्राइमरी वेन्स होती हैं, फिर उनमें सेकेंडरी वेन्स, टर्सरी वेन्स, इस तरह से यहाँ पे एक जाल के रूप में पूरी लीव्स में क्या होती हैं, फैली होती हैं। आपने कभी कोई सूखी पत्ती देखी हो, उसके विनेशन को देखा हो। विनेशन, पत्ती सूखने के बाद और चीजें जड़ जाती हैं, लेकिन जो विनेशन है उसमें साफ साफ दिखाई देता है। जैसे कभी कोई पुरानी बुक में आपने पत्ती रखी हो, फिर बाद में उसको देखा हो, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो विनेशन होता है कैसा होता है, जालिका रूपी होता है, ठीक है, जालिका रूपी। इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। और इस तरह का यदि विनेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं पेरेनल विनेशन ना। तो आप समझ गए होंगे अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। मोनोकॉट के जो प्लांट होते हैं उनमें पैरेलल विनेशन पाया जाता है, ठीक है। विनेशन किस प्रकार का होता है? विनेशन का मतलब क्या है, पहले तो आप इसको समझें। विनेशन का मतलब क्या है? विनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इनसाइड द लीव्स ऑफ एनी प्लांट, इट्स कॉल्ड इट्स विनेशन। तो विनेशन कैसा होता है इनके अंदर?
पैरेलल होता है और इनके अंदर कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है। तो भी लिप्स को देखकर ही आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि मोनोकॉट का पौधा कौन सा है और डाइकोट का पौधा कौन सा है। ओके, तो आप कोशिश करें, गेहूं जो होता है ना, हमने अभी पढ़ा था इनके एग्जाम्पल्स, तो गेहूं का जो पौधा होता है आप उसको देखें और पहचानें वह उसमें पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलर। आम का जो पौधा होता है उसको देखें, पहचानें। मटर के पौधे और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं या बड़े वृक्ष होते हैं उनको आप इनमें डिवाइड कर सकते हैं, मोनोकोटिलेडोनी में और डाइकोटिलेडोनी में। ओके, देन तो यहाँ पर ये 3 डिफरेंस काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, वरना इनके फ्लावर्स में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। मोनोकॉट के फ्लावर ट्राइमेरस होते हैं, त्रिविमीय संरचना होती है, और जो डाइकोटिलेडोनी पेंटामेरस होते हैं, मतलब इनमें 5 पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं और मोनोकॉट में 3 पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर के अंदर। ठीक है, और भी कई डिफरेंस होते हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने वाले नहीं हैं। सिंपली आप 3 डिफरेंस या 3 मेन पॉइंट्स इनके याद रखें और इनके डायग्राम्स बनाएं। ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी बनाए थे उस तरह से आप डायग्राम्स इनके बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी है वे यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हमारा एक पॉइंट रह गया है एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल भी जरूर याद रखें। जैसे मोनोकॉट्स में आपके आता है वीट। अब हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर इनके जो साइंटिफिक नेम होते हैं, देखो हमने पढ़ा था शुरुआत में कि टैक्सोनॉमी में क्या क्या आते हैं, 3 चीज़ें आती हैं। किसी भी प्लांट के या एनिमल का, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्लासिफिकेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन और साथ में उसका नोमेनक्लेचर, हम उसको नाम भी देते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर वीट जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, ट्रिटिकम। इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो आप सिर्फ अभी ये याद रखें, ट्रिटिकम और एस्टिवम। ये नाम कैसे दिया जाता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है, आपके जो गेहूं होता है उसका नाम होता है, कौन सा नाम, इट इज साइंटिफिक नेम। इसके अलावा मेज होती है, मेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप ऐसे एरो लगा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ट्रिटिकम एस्टिवम, मेज। मक्का, मक्का को हम बोलते हैं जिया मेज, जिया मेज। MAIZD आता है, नहीं MAYS आता है। यस यस, स्पेलिंग में ध्यान दें, मेज में IZD आता है और जिया मेज में MAYS आता है। ठीक है, ये क्या है, इसका मेज का साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा आपकी जो धूप ग्रास होती है, धूप ग्रास, धूप घास जो होती है, इसका नाम होता है आपके साइनोडोम, साइनोडोम। ठीक है, इस तरह से आपके राइस होता है, चावल, उसका नाम होता है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। हाँ, इसके अलावा आप इसमें बनाना भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ एग्जांपल्स ऑफ डाइकोटिलेडोनी। डाइकोटिलेडोनी में तो बहुत सारे हैं, जैसे एग्जांपल्स लिखते हैं यहाँ पर, आप क्या आता है, मैंगो, आम, MANGO, मैंगो, फलों का राजा। इसका नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, इसके अलावा आपके पी होता है, पी मटर, इसका नाम होता है पाइसम सेटाइवम, इसका नाम होता है सोलेनम,
ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। और इसके अलावा आपके होते हैं ग्राम चना, ग्राम चना, इसका नाम होता है सीसर एरिएंटम, सीसर एरिएंटम। और भी हैं बहुत सारे, जैसे मस्टर्ड है, सरसों, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस लीन, रोजा इंडिका, मटर को रोज को कहते हैं हम। सरसों होता है आपका मस्टर्ड, MUSTURD, मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों। इसका नाम होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, कंपेस्ट्रिस, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है लिखने में, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस लीन, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस लीन इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, इसके अलावा रोज, आपके गुलाब होता है, गुलाब रोज, इसका नाम होता है रोजा इंडिका। तो ये कई सारे होते हैं हमारे, आप इनके जो बॉटनिकल नेम है, क्या कहते हैं इनको हम, साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम। प्लांट्स के साइंटिफिक नेम को बॉटनिकल नेम कहा जाता है, और यदि एनिमल का नेम होता है तो हम उसको जूलॉजिकल नेम कहते हैं। इसका ध्यान रखें आप, ठीक है। प्लांट्स के नाम क्या कहलाएंगे, बॉटनिकल नेम, क्योंकि आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपकी जो बायोलॉजी होती है वह भी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स को पढ़ते हैं, प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, और जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स को पढ़ते हैं। जू, आप जाते हैं ना चिड़ियाघर, तो उसका नाम जू कैसे पड़ा, क्योंकि उसके अंदर एनिमल्स को रखा जाता है। जू का संबंध किससे है, एनिमल से, इसीलिए यहाँ पर जूलॉजिकल वर्ड यूज किया जाता है वह एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, और बॉटनिकल वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप नोट करते रहें, अपने दिमाग में इनको डालते रहें, घुसाते रहें, तो ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगी और आपको काफ़ी हेल्प होगी। ओके, तो ये हमारा प्लांट किंगडम का डिवीजन एंजियोस्पर्म यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़ा है एनिमल किंगडम, इसको पढ़ाने में बनाने में हमें कम से कम 6 पार्ट लगे हैं, तो उसको तो इससे भी ज़्यादा पार्ट लगेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है एनिमल किंगडम। तो आप कंटिन्यूअसली मेरे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल आपसे, बाय।